बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। 2 दिन हो गए हमारी ऑनलाइन क्लास चलते हुए और हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। देखो, पहले दिन हमने इस न्याय सिद्धांत को समझा था भी क्या है और जो पूर्व प्रचलित न्याय के संबंध में क्या क्या धारणाएं थी उनके बारे में हमने विचार किया था। कल जो है हमने न्याय सिद्धांत की प्लेटो की विशेषताएं देखी थी। क्या क्या विशेषताएं जो हैं वो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में हैं। तो एक बार कल वाले सिद्धांत जो कल अपनी बातें बताई थी आपको, उस पर एक ब्रीफली नज़र मार लेते हैं। देखो, कल इसमें बताई थी विशेषताएं कि एक नैतिक सिद्धांत है। जैसे मैंने बताया था कि कानूनी सिद्धांत नहीं है, कानूनी धारणा नहीं है ये कोई एक, ये सिर्फ नैतिक सिद्धांत है। नैतिकता पे चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे और दूसरे के काम में बाधा न डाले। न्याय जीवन का आंतरिक तत्व है, अंतरात्मा से उत्पन्न होता है। जैसे प्लेटो कहता था कि कृत्रिम या बाहरी नहीं है, ये मनुष्य की अंतरात्मा से प्रेरित होती है। इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम करेगा तो उस कार्य के अंदर परफेक्ट हो जाएगा, उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाएगा। इसलिए ये कार्य विशेषता का सिद्धांत भी है। सावयव एकता भी, सभी अंगों में सभी अवयवों में एकता भी बनी रहती है। जब हर आदमी अपना अपना काम करेगा और दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो लोगों के बीच क्या होगा, एकता बनी रहेगी। हस्तक्षेप का सिद्धांत है, यानी कोई भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो काम अपने आप बढ़िया होगा। इसलिए हस्तक्षेप का सिद्धांत भी है। और जब सब लोग अपना अपना काम करेंगे, समाज के अंदर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे लोगों समाज में एकता भी बनी रहेगी। इसलिए ये सामाजिक एकता का सिद्धांत भी कहलाता है। ये इसकी मोटी मोटी विशेषताएं थी जो हमने जो है वो कल की थी। आज जो है इसके सिद्धांत की आलोचना पढ़ेंगे हम भी। क्या क्या आलोचना जो है ना विचारकों ने जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की है। देखो, यूनान का था प्लेटो, उसकी तत्कालीन परिस्थितियाँ जो थी उस समय की, उस दृष्टि से तो बेशक ये जो है न्याय की धारणा उपयोगी हो, इसका अपना महत्व हो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ जो हैं उसके हिसाब से इसको देखें तो न्याय जो है सिद्धांत कितना सही है कितना नहीं, और उसकी क्या मुख्य आलोचनाएं थी, उनका हम जो है ना वो बिंदुवार विवरण देखते हैं। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 1 है कानूनी धारणा नहीं। देखो, ये मैंने पहले ही बताया था कि प्लेटो का न्याय आज की तरह कोई न्यायाधीशों की तरह दिया गया या कोर्ट न्यायालयों के द्वारा दिया गया निर्णय, वैसा कोई न्याय नहीं है। ये एक नैतिक धारणा थी। और आज वर्तमान में जो है हम न्याय को क्या मानते हैं, एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार करते हैं कि कानून के हिसाब से न्यायालय या कोर्ट जो निर्णय देते हैं वही न्याय होता है। लेकिन प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो एक नैतिक धारणा के रूप में इसे प्रतिपादित किया गया है। बारकर एक विद्वान था जो कहता है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, यह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, कोई ठोस कानून नहीं है। कि ये कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ मनुष्यों को क्या है, बारकर कहता है कि मनुष्यों को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों तक सीमित रखता है। अभी मनुष्य अपना ये कर्तव्य करें और जो उनको वर्ग सौंप दिया बस उसी वर्ग में रह के अपना कार्य करे। लेकिन वास्तविकता क्या है, कानून और नैतिकता में बहुत फ़र्क होता है। देखो, बहुत सी चीज़ों का हम कानून जब बनता है तो बहुत सी चीज़ों को हम कानून के हिसाब से फॉलो करते हैं। हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, ये कानून है। लेकिन अब क्या है, अगर ये कानून नहीं होता, नैतिक बात होती है कि सभी अपनी सड़क के बाईं ओर चलें, तो मुझे नहीं लगता कि सारे के सारे बाईं ओर चलते। लोग दाईं ओर भी चलते अपनी मर्जी से। सभी नैतिकता को माने ज़रूरी तो नहीं है ना। और इससे क्या होता, फिर हादसे ज़्यादा बढ़ते। तो जिस चीज़ को आप कानून के रूप में सख्त करके लागू नहीं करते तो नैतिकता को जो है ना वो सभी लोग स्थान नहीं देते और नैतिकता को जो है सभी लोग नहीं मानते। इसलिए कानून और नैतिकता में क्या है, बहुत अंतर होता है। कानून जो होते हैं वो व्यवस्थित समाज में व्यक्ति के कार्यों को निर्देशित करने वाले नियमों से संबंधित होते हैं कि व्यक्ति कैसे निर्देशित होगा, वो नियम बने होते हैं, वो सब कानून है। जबकि नैतिकता जो है वो इनके विचारों और आदर्शों से संबंधित होती है। प्लेटो ने जो है ना इस अंतर को ध्यान में नहीं रखा। अब विलियम बॉयड था, वो कहता है कि प्लेटो ने नैतिक कर्तव्य
और कानूनी दायित्व के बीच की सीमा को भुला दिया है। प्लेटो ये भूल गया भी कानूनी दायित्व क्या चीज़ होते हैं और नैतिक कर्तव्य क्या चीज़ होते हैं। तो उसने जो है ना नैतिकता को ही न्याय बता दिया। इसलिए आलोचक कहते हैं कि न्याय जो है वो कानूनी ही होता है, नैतिक न्याय को आलोचकों ने जो है ना वो स्थान नहीं दिया। इससे इसकी पहली आलोचना है कि प्लेटो का न्याय जो है वो कानूनी धारणा नहीं है, और जब कानूनी धारणा के भाव में नैतिकता का जो है ना कोई महत्व नहीं रह जाता। नैतिक बातें बहुत होती हैं, नैतिकता तो, लेकिन सभी लोग नैतिकता का पालन नहीं करते। लेकिन वही चीज़ अगर कोई कानून बना के लागू कर दे, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नैतिक बातें हैं, लेकिन क्या है, कानून बनाया और उसके लिए सजा या जुर्माने का प्रावधान रखा, तो लोग अब भी देखो, अब फिर भी इतना कानून बनने के बाद भी आप देखते हो कि ऐसा पूर्णतः संभव नहीं हो पाया। लेकिन अगर कानून नहीं बना होता, सिर्फ नैतिक बात थी, तो कोई भी इसका पालन करने को तैयार नहीं था। इसलिए नैतिकता अलग चीज़ है और कानून अलग चीज़ है। ये कानूनी धारणा ना हो के नैतिक बातें हैं सिर्फ, इसलिए जो है ना आलोचकों ने इसका न्याय को जो है ना कानूनी धारणा नहीं, नैतिक, सिर्फ नैतिक बातें का है कि सिर्फ ये नैतिक बातें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है प्लेटो का न्याय। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियाँ प्रदान करना अनुचित। देखो प्लेटो ने क्या बताया था कि मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं उसकी आत्मा में। एक होता है विवेक, एक होता है साहस और एक होता है इंद्रिय तृष्णा। तो देखो जो विवेक वाला तत्व जिसके पास होता है वो शासक वर्ग में जाता है, जिसके पास साहस ज़्यादा होता है वो सैनिक वर्ग में जाता है, और जिसके पास इच्छाएं, इंद्रिय तृष्णाएं ज़्यादा होती हैं वो उत्पादक वर्ग में जाता है। अब प्लेटो ने जो शासन की सारी शक्ति है वो एक ही वर्ग को दी है। किसको बोला? शासक वर्ग को, दार्शनिक राजा। तो अब क्या है कि अनुभव ये बताते हैं कि जब राजनीतिक सत्ता एक ही जने का एकाधिकार हो जाए ना राजनीतिक सत्ता पे, तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो शक्ति हमेशा भ्रष्टता को जन्म देती है। तो वो क्या है, उसके भ्रष्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और असीमित शक्ति है जो पूर्णतः व्यक्ति को क्या कर देती है, भ्रष्ट कर देती है। इसलिए जो है दार्शनिक वर्ग को सारे की सारी शक्तियां प्रदान कर देना कहीं भी उचित नहीं था। एक ही वर्ग के पास सारी शक्तियां सौंप दी, उत्पादक और सैनिक वर्ग का इसमें कोई रोल ही नहीं है, राजा जो है वही सर्वे सर्वै है, उसी के नियम कानून माने जाएंगे, तो क्या होगा, राजा स्वेच्छाचारी हो सकता है, राज्य के हित में शासन न करके वो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने लग सकता है, वो अपनी शक्तियों का क्या अनुचित प्रयोग करने लग सकता है। हम तानाशाही शासन देखते हैं, वो इसी का रूप है। कब राजा तानाशाह बन जाए इस बात की क्या गारंटी है, इससे जनता का अहित भी हो सकता है। इसलिए सारी शक्तियाँ दार्शनिक वर्ग को सौंप देना आलोचक कहते हैं कि बिल्कुल गलत था, ये कहीं भी सही प्रतीत नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 देखिए आलोचना का, सर्वांगीण विकास संभव नहीं। तो देखिए अब इसमें क्या है कि प्लेटो ने क्या किया था, इसने क्या किया कि न्याय सिद्धांत के आधार पर इसने पहले बताया कि 3 विवेक, साहस और इंद्रिय तृष्णा, ये 3 बातें बताकर मनुष्य की आत्मा की, और इसी के आधार पे जो है ना राज्य में क्या बता दिए, 3 वर्ग बता दिए। कौन कौन से? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब जो है प्रत्येक वर्ग अपने अपने क्षेत्र में रह के काम करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को जिस क्षेत्र में डाल दिया या उसमें उसके आत्मा में जिस तरीके का गुण है उसी तरीके का उसको काम सौंपेंगे, उसी काम में डालकर वो निरंतर क्या करेगा, उसी कार्य को करता रहेगा। तो इससे क्या है, मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता हर चीज़ का। देखो अब क्या है कि कोई व्यक्ति शिक्षक है तो वो अच्छा कवि भी हो सकता है, अच्छा टेक्निकल भी उसमें ज्ञान हो सकता है, और भी क्षेत्र में अच्छा राइटर भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है वो। तो एक व्यक्ति के अंदर कई गुण हो सकते हैं, एक अच्छा प्रशासक, अच्छा प्लेयर भी हो सकता है। तो अब प्लेटो तो क्या करता है, वो तो क्या है शुरू से उसने तो एक ही चीज़ बांट दी कि जी तेरे में कौन सा तत्व ज़्यादा हावी है, जिस गुण ज़्यादा है उसको इस वर्ग में, दूसरे को उस वर्ग में, तीसरे को उस वर्ग में, और फिर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, अपना अपना काम करता रहे बस पूरा जीवन, और उसी कार्य में क्या है विशिष्टता हासिल करे। तो उससे क्या मनुष्य की दूसरी प्रतिभाएं जो है ना वो सारी की सारी तभी रह जाती हैं। भाई एक व्यक्ति सैनिक वर्ग में चला गया लेकिन उसके पास अच्छा टैलेंट है, वो अच्छा प्लेयर हो सकता है, वो अच्छा डांसर हो सकता है, वो अच्छा संगीतकार हो सकता है, ठीक है। उत्पादक वर्ग में मान लो कि किसी आदमी के पास नाई का काम है, लेकिन
अब वो क्या इस हिसाब से तो वो काम तो यही करेगा, उसको अपना वर्ग बदलने की नहीं है, उसमें साहस का बल हो, मान लो वो साहसी भी बहुत हो, तो इंद्रिय तृष्णाएँ भी हो, वो साहसी भी बहुत हो, तो वो सैनिक वर्ग में भी जा सकता है। लेकिन नहीं, अगर उसमें इंद्रिय तृष्णाएँ को देख कर अगर उसको एक बार उत्पादक वर्ग में डाल दिया, तो उस बाद में उसमें साहस का तत्व पैदा हो भी गया, तो भी वो सैनिक वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए क्या है कि मनुष्य के अंदर बहुत से गुण होते हैं। प्लेटो जो है, और हो सकता है वो गुण बाद में डेवलप हों, धीरे धीरे इसमें बीते तो मनुष्य में दूसरे गुण भी तो डेवलप हो सकते हैं ना। तो लेकिन प्लेटो जो है इनको फिर वर्ग बदलने की इजाज़त नहीं देता। तो इसलिए मनुष्य जो है इसका इस शासन प्रणाली में सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता। सारे गुण उसके जो है ना उनका वो उपयोग नहीं कर पाता। उसको तो बस शुरू में एक गुण जो दिखा, जो उसको वर्ग मिल गया, उसी के अनुसार उसको कार्य करते रहना पड़ेगा। तो आलोचकों ने ये बताया है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में मनुष्य का सर्वांगीण विकास जो है ना वो संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। देखो इसमें क्या है, प्लेटो ने 3 तत्व बताए, विवेक, साहस और इंद्रिय तृष्णाएं, और इनके हिसाब से उसने वर्ग बांट दिए कि व्यक्ति में जो गुण होगा उस हिसाब से वो उस वर्ग में चला जाएगा। पर आलोचक क्या कहते हैं कि गुणों के निर्धारण का आधार क्या है, किस आधार पे आप उसके गुणों को डिफाइन करेंगे, इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है। तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है, कोई मापदंड नहीं है कि हम जो है पूरे समाज में अपने आज व्यवहार प्रैक्टिकली देखें, 50 लोग इकट्ठे कर लें तो हम कैसे उसमें अलग अलग डिफ़ाइन कर लेंगे, भाई इसमें तो विवेक का तत्व बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो है साहस बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर इच्छाएँ, इंद्रिय तृष्णाएँ बहुत ज़्यादा हैं। तो जो है गुणों के निर्धारण का कोई भी आधार जो है प्लेटो ने नहीं बताया था। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, जन्म ही गुण के निर्धारण का आधार बन जाता है। भी गुणों का वैसे तो कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन जन्म के आधार पर भी बुद्धिमान व्यक्ति की संतान है तो बुद्धिमान ही होगा, ये जन्म इसका आधार बन जाता है। लेकिन ये कोई आधार नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो जो हैं उनकी संतानें भी बुद्धिमान होंगी, या कोई मूर्ख व्यक्ति है तो ज़रूरी नहीं है उसकी संतान भी मूर्ख होगी। अनपढ़ व्यक्ति है, कोई बिल्कुल ही असभ्य है, तो उसकी संतानें विद्वान भी निकल जाती हैं। ये कोई मापदंड नहीं है, जन्म कभी भी कर्म का जो है ना मापदंड नहीं है। लेकिन प्लेटो ने जो है ना ये भी कहता है कि कर्म का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं होगा, वरन गुण के आधार पर होगा। लेकिन क्या इस संबंध में उसने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई सुनिश्चित व्यवस्था करके बताया नहीं भी कैसे इन चीज़ों का मापा जा सकेगा, क्या आधार रहेगा इन गुणों को मापने का। ऐसी बात इसने कहीं भी नहीं बताई। और गुणों को माप के और ये आइडिया लगा लेना भी ये किस वर्ग में जाएगा, ये कल्पना सी लगती है, काल्पनिक बातें सी लगती है। कोई निश्चित कोई ठोस चीज़ नहीं है भी, जिस चीज़ों को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है भी हम मान लें भी हाँ ठीक है भी इसमें यही गुण है और इसी वर्ग में जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, प्लेटो ने जो है ना वो गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं बताया कि मनुष्य के गुणों का निर्धारण किस आधार पे होगा, क्या टेक्निक रहेगी कि उसके गुणों को हम माप सकें कि उसके अंदर शासक वाला गुण है, उसके अंदर सैनिक वाला गुण है, या उसके पास इंद्रिय तृष्णाएँ। और जन्म, मैंने बताया कि जन्म के आधार पर हम ये कह नहीं सकते कि जिस विद्वान के घर पे बच्चा जन्मा है या शासक के घर जन्मा है तो वो शासक ही बनेगा, ये कोई इसका मापदंड नहीं होता। इसलिए कोई ठोस आधार जो है, आलोचक कहते हैं प्लेटो ने गुणों के निर्धारण का कोई ठोस आधार नहीं बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है, यानी असंभव है वर्तमान में। क्योंकि इसे वर्तमान राज्यों पे इसलिए लागू नहीं किया जा सकता कि प्लेटो के समय में जो राज्य थे ना वो थोड़े थे, लगभग 5000 जनसंख्या प्लेटो कहता था राज्य की। तो थोड़ी जनसंख्या वाले नगर राज्य थे। थोड़ी जनसंख्या वाले नगर राज्यों में अगर ये व्यवस्था चलानी भी चाहें तो संभव हो पाएगी। लेकिन आजकल जो अरबों में जनसंख्या है उस जनसंख्या पर ऐसी चीज़ें लागू करना सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कल्पना ही हो सकती है। तो वर्तमान में जनसंख्या बहुत हो गई है और इन जनसंख्या को 3 भागों में बांट देना, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग में, फिर बांट के इनको एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करने देना, इतनी बड़ी जनसंख्या में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाती हैं। तो वर्तमान के नगर राज्यों के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं असंभव मात्र सा ही लगती हैं। प्राचीन समय में चल जाती थी, थोड़ी जनसंख्या होती थी, क्योंकि थोड़ी जनसंख्या में कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में आपको ऐसी चीज़ें लागू करना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा, बिल्कुल कल्पना सी रह जाती है ऐसा कर पाना, इतनी बड़ी जनसंख्या में इन वर्गों को बांट देना। इसलिए वर्तमान के राज्यों पर ये लागू करना किसी भी हालत में संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है,
सर्वाधिकारवादी, सर्वाधिकारवादी होता है सर्वाधिकार, सारे के सारे अधिकार एक को सौंप देने। प्लेटो का सिद्धांत जो है इस कारण से भी आलोचकों ने स्वीकार नहीं किया या अस्वीकार कर दिया कि इससे जो है ना सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। अब समाज के किस व्यक्ति को किस श्रेणी में रखेंगे इसका निर्णय कौन करेगा? केवल शासक वर्ग। वही बताएगा अभी कौन सा किस वर्ग में जाएगा, कौन सा उत्पादक वर्ग में जाएगा, कौन सा सैनिक वर्ग में जाएगा, कौन सा शासक वर्ग में आएगा। और ना शासक वर्ग की शक्ति की कोई सीमा है, और शासक तो है वो हमेशा ही शासक ही बना रहेगा। ये और बताया है प्लेटो ने कि शासक वर्ग में चला गया वो तो हमेशा ही राजा ही बना रहेगा, और उसके पास ही सारे पावर आ गया, अब वही आगे डिफाइन करेगा भी कौन किस श्रेणी में जाएगा। तो सारे के सारे अधिकार जो है ना वो उसने राजा को सौंप दिए, बाकी प्रजा के बारे में उसने कुछ सोचा ही नहीं। तो ये सर्वाधिकारवाद तानाशाही के मार्ग की ओर जाता है। राजा की मर्जी पे सारा कुछ डिपेंड हो गया अब तो, अभी राजा जिसको चाहे उसको उस वर्ग में डाल दे। इसलिए आलोचक कहते हैं कि प्लेटो ने जो है ना वो सर्वाधिकारवाद का मार्ग जो है ना वो प्रशस्त कर दिया है। तो इस प्रकार देखो ये थी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। प्लेटो पे जो है कल हम नया प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ये कुछ इसकी विशेषताएं और आलोचनाएं बताई थी। नोट्स आपको मैंने वैसे अलग से भी भेज दिए हैं इन पॉइंट्स के, और व्याख्या आपको समझा दी है। जब आपकी क्लासेज ऑफलाइन शुरू होंगी तब इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आज की क्लास जो है यही समाप्त होती है। धन्यवाद।